जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। आज साहब हमारे साथ हैं एडवोकेट सिद्धार्थ नायक। सिद्धार्थ एक लीडिंग प्रैक्टिशनर है और ही इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सिद्धार्थ की सबसे बड़ी क्वालिटी खासियत ये है कि ये स्पोर्ट्स की फेडरेशंस के माहिर हैं। उनके पूरे कानूनी दावपेच को समझते हैं। हमारी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस कैसे रन करती हैं, उनके संबंध में लॉ क्या है, कानून क्या कहता है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और फेडरेशन का क्या संबंध होता है। तो देखिए, आज तक हमने जितनी बातें की ना, वो तो एक लेमैन्स लैंग्वेज में, एक लेमैन के नजरिए से की। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम एक कानूनविद को बुलाएं, एक लॉ के जानकार को बुलाएं और जो रेसलिंग का जो पूरा विवाद चल रहा है इसके बारे में बात करें। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। प्रणाम सर। तो सिद्धार्थ दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। सिद्धार्थ, आपको रेसलिंग का पूरा बैकग्राउंड तो पता है, क्या विवाद चल रहा है। जी सर, अच्छे तरीके से। तो आपको ये पता हुआ कि 21 दिसंबर को फेडरेशन के नए चुनाव हुए, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर जो थे वो एक रिटायर्ड जज थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। उन्होंने पूरी इलेक्टोरल रोल बनाया। चुनाव हुए, चुनाव में संजय सिंह बबलू जो हैं उनको 40 वोट मिले और अनीता शिवरान को 7 वोट मिले। तो अनीता शिवरान के लिए माना जाता है कि वो जो जो एजिटेटिंग रेसलर्स हैं, हमारे धरना देने वाले पहलवान, उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। और संजय सिंह बबलू बहुत रिप्रेजेंटेटिव या उनके ब्रिजभूषण शरण सिंह कैंप के वो हैं। एवरीबॉडी नोज इट। तो इलेक्शन के सिर्फ 2 दिन बाद, बिना किसी शो कॉज नोटिस के, खेल मंत्रालय ने एक नई इलेक्टेड बॉडी को, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया। फेडरेशन को टर्मिनेट नहीं किया, उनकी जी। एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया और एक एडहॉक कमेटी बना दी। करेक्ट। एक हफ्ते बाद संजय सिंह बबलू ने लीगल ओपिनियन ली और ये बोल दिया कि मैं तुम्हारी इस सस्पेंशन को और मैं तुम्हारी इस एडहॉक कमेटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता। करेक्ट। रिफ्यूज्ड। तो आज की तारीख में बताइए, लीगल स्टेटस क्या है दोनों पार्टीज का। सर, हम पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। जहां तक एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात आती है, जो ये स्टेटस होता है कि कोई भी संस्था जो है, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड या स्पोर्ट्स संबंधित सोसाइटी है या किसी भी नेचर ऑफ लीगल बॉडी है, चाहे वो ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गया या एलएलपी हो गया, कुछ भी हो गया, इसको ये जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या एनएसएफ का जो दर्जा दिया जाता है, वो दिया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के अंतर्गत, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो कोई भी स्पोर्ट्स संबंधित संस्था तभी एनएसएफ कहलाएगी अगर नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के अंतर्गत एमवाईएएस जो है उसको वो दर्जा देती है कि आप एलिजिबल हो और आपको जो है हम एनएसएफ का दर्जा देते हैं। अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है एक एनएसएफ है, इसमें कोई दो राय है नहीं। आज से नहीं, कई सालों से है। नंबर एक। नंबर दो, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई थी। आज से नहीं, 1960s के टाइम की ये बात है। उसका जो प्रिंसिपल गवर्निंग स्टैट्यूट या एक्ट कह लीजिए, जिस नियम के अंतर्गत वो आता है, वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है। जहां तक उसके इंटरनल अफेयर्स और कंप्लायंसेस की बात होती है कि हमारा इलेक्शन जो है हो गया है, हमारे एजीएम मिनट्स फाइल हुए हैं, हमारे ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल हुआ है, हमारे बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल हुआ है, वगैरह वगैरह, वो एक रूटीन फाइलिंग होती है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास। सीधी सी बात है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड में एनएसएफ का दर्जा, एलिजिबिलिटी अपनी बनाए रखने के लिए आपको कुछ नियम लिखे गए हैं, जिसमें से एक होता है मॉडल इलेक्शन गाइडलाइंस, जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड में एकदम क्लियर तरीके से लिखा गया है कि किस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, कौन एलिजिबल है, कहाँ पर एज गाइडलाइंस आएंगी, कहाँ टेन्योर गाइडलाइंस आएगी, और किस तरीके से फॉर्म्स निकलेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर का क्या रोल रहेगा,
कौन सी इलेक्शन वैलिड माना जाएगा, सीक्रेट बैलेट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, स्क्रूटिनी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो रेसलिंग फेडरेशन का लास्ट इलेक्शन हुआ था, वो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के मॉडर्न इलेक्शन गाइडलाइंस जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही हुआ था। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तीसरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इज नोबडी, इट्स नॉट, डू नॉट हैव एनी लीगल वैलिडिटी। उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है कि एक ऑटोनोमस बॉडी के अंदरूनी मामले में आप इंटरफियर करें। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि हम डब्ल्यूएफआई को जो है एनएसएफ का दर्जा नहीं देंगे। अजी क्यों नहीं देंगे? कि आपके हिसाब से आपने नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन किया है। अजी क्या किया है उल्लंघन? आप स्पेसिफिक प्रोविजन बता दीजिए जिसका मैंने उल्लंघन किया है। नहीं, वो नहीं बताएंगे हम नोटिस में। आप मेरे को स्पेसिफिक प्रोविजन बता दीजिए। आप बोल रहे हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में थे कंटेस्टेड मेंबर्स, भाई प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड क्या है? आप एनएसएफ का दर्जा यूं ही आउट ऑफ द ब्लू इतने शॉर्ट स्पैन में, बिना प्रॉपर रिकॉर्ड के कि क्या स्पेसिफिक प्रोविजन उल्लंघन हुआ है नहीं हुआ है, आप एनएसएफ का दर्जा भी नहीं हटा पाओगे। तीसरी बात, इंटरनल अफेयर्स और मैनेजमेंट ऑफ डब्ल्यूएफआई के लिए आप कोई नहीं हो जो एक कमिटी बैठा दे, उस कमिटी का कोई अस्तित्व है नहीं। आपकी स्वेच्छा है, आप जितना मर्जी कमिटी बैठाना चाहो बैठाइए। डब्ल्यूएफआई के इंटरनल मामले कि हमें नेशनल्स कराना है नहीं कराना है। एक पॉइंट ये था कि डब्ल्यूएफआई का जो डिसीजन था कि हम नेशनल्स कराएंगे इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, एमवाईएस की जो कमिटी है वो ये बता रही थी कि भाई वो डब्ल्यूएफआई के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है। मान लिया नहीं है, आप कौन होते हो बोलने वाले? आप रजिस्टर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में कोई ऑथराइज्ड बॉडी हो? उस एजीएम का कोई डिस्प्यूट हुआ है जिसकी फर्स्ट ऑथोरिटी जो है रजिस्ट्री ऑफ सोसाइटीज होता है? नहीं हुआ है। क्या सबसे जरूरी बात, यूडब्ल्यू यूडब्ल्यू ने कुछ आपको लिखा है कि हम डब्ल्यूएफआई से नाखुश है, डब्ल्यूएफआई ने हमारे नियमों का उल्लंघन किया है, या इलेक्शन को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे? आपको कुछ इंटीमेशन है? नहीं है। यूडब्ल्यू वैसे भी नहीं कर पाएगा सर, क्योंकि दे आर बाउंड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक चार्टर। कोई भी सर्व जो सर्वोच्चतम इंटरनेशनल एमेटर स्पोर्ट्स संस्था होती है जो ओलंपिक डिसिप्लिन के अंदर में आता है, उनको भी आईओसी के नियमों का पालन करना पड़ता है। और मैं ये आपसे कह देता हूं कि आईओसी का एक जो सबसे मूल प्रिंसिपल है कि दे हैव जीरो टॉलरेंस फॉर एनी अनड्यू पॉलिटिकल और गवर्नमेंट इंटरफियरेंस into the functioning of the national body as well as any of the sports bodies. इनफैक्ट कई बार आईओसी ने, नहीं, एक मिनट सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इस वाक्य को जरा हिंदी में भी बता दीजिए मेरे दर्शकों के लिए कि किसी भी प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस फेडरेशन पे नहीं होना चाहिए सरकार का। ये जरा इसको एक बार हिंदी में स्पष्ट कर दीजिए। मैं बताता हूँ, कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या कोई भी स्पोर्ट्स की संस्था जो है, जो सर्वोत्तम संस्था हो किसी भी देश में उस स्पोर्टिंग डिसिप्लिन को लेके, जैसे हम बोलते हैं कि फेंसिंग के लिए फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, साइकिलिंग के लिए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, रेसलिंग के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इनको इन लोग आंसरेबल होते हैं इंटरनेशनल एमेटर जो हेड बॉडी रहती है। जैसे रेसलिंग का हो गया यूडब्ल्यूडब्ल्यू, चेस का हो गया फिडे, यूसीसी हो गया साइकिलिंग का। तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू के प्रिंसिपल को अगर डब्ल्यूएफआई पालन करती है तो वो एलिजिबल है यूडब्ल्यूडब्ल्यू के हिसाब से। यूडब्ल्यूडब्ल्यू को पालन करना पड़ेगा आईओसी चार्टर्स के, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन है उनके जितने भी चार्टर्स और गाइडलाइन है। और वहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन ने बार बार बोला है कि स्पोर्ट्स की संस्थाओं में ना पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होना चाहिए, ना गवर्नमेंट इंटरफियरेंस होना चाहिए। इनफैक्ट कई जगहों पे ये होता है कि अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल या इंटरफियरेंस होता है तो संस्था की जो एलिजिबिलिटी रहती है उसको खारिज किया जाता है, जो एफिलिएशन रहता है उसको खारिज किया जाता है। इसी वजह से आपको कोई भी स्पोर्ट्स की संस्था जो भारत में हो या कोई भी ओलंपिक मेंबर कंट्रीज में हो,
वो आपको सरकारी संस्था नहीं होता है वो। आप इस चीज का ध्यान रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह होता है कि मैं फंडिंग दूंगा, मैं इवेंट नोडल कमिटीज बना दूंगा, फैसिलिटेट कराऊंगा। मैं अगर कुछ नेशनल गेम्स वगैरह करता हूं तो आप आइए उसमें, आप अपने लॉजिस्टिक्स बताइए, आपको कितने टेक्निकल ऑफिसर्स चाहिए, कितने वॉलंटियर्स चाहिए, आपका जो प्लेइंग अरीना है वो कैसा होना चाहिए, आपको क्या इक्विपमेंट्स चाहिए। उसका रोल बस यहीं तक ही सीमित है। आप ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हो कि अजी हम रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से नाखुश है, तो हम उनका एनएसएफ स्टेटस जो है हटा देंगे। कि आज से हम बोलते हैं कि डब्ल्यूएफआई जो है वो एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन नहीं है। बट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, चाहे वो आप इंटरनेशनल लेजिस्लेशन और स्टैट्यूट्स देख लीजिए जो एप्लीकेबल है, या आप डोमेस्टिक और नेशनल लेजिस्लेशन और स्टैट्यूट्स देख लीजिए जो एप्लीकेबल है, यू कैन नॉट इंटरफियर इनटू द इंटरनल गवर्नेंस मैकेनिज्म। अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों पे आप अपना इंटरफियरेंस नहीं कर पाएंगे। इसका आपको ना कोई लीगल सैंक्टिटी है, कोई लीगल राइट है, ना कोई फैक्चुअल ग्राउंड्स आपको अब तक मिला है। तो आपकी स्वेच्छा है आप कमिटी बैठा दो, लेकिन उसका कोई रैशनल नहीं है। आप इसका मतलब आपका ये स्पष्ट मानना है कि एक चुनी हुई फेडरेशन को इस प्रकार से निलंबित करना और एडॉक कमेटी बनाना पूरी तरह गलत था। अगर आप निलंबित करने वाले होते कौन हो, पहला क्वेश्चन तो ये है। ये जी, यही बात मैं पिछले इनफैक्ट कई महीनों से कह रहा हूं कि खेल मंत्रालय होता कौन है कुश्ती संघ को निलंबित करने वाला। अच्छा, एक तब अब ऑटोनॉमस। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जी। नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह ने कह दिया कि हम आपके निलंबन को मानते हैं और न हम आपकी इस एडॉक कमेटी को मानते हैं, और बिल्कुल इसलिए सही किया। अगली नेशनल चैंपियनशिप हम कराएंगे। और दे हैव बिल्कुल अनाउंस्ड द नेक्स्ट नेशनल चैंपियनशिप फ्रॉम 28th ऑफ जनवरी इन अहमदनगर। करेक्ट। हॉक कमेटी ने एक नेशनल चैंपियनशिप अनाउंस कर दी है 2 फरवरी से जयपुर में। तो संजय सिंह की जो डब्ल्यूएफआई की नेशनल्स है वो पहले रख दी गई है। इस नेशनल्स को क्या खेल मंत्रालय रोक सकता है किसी तरीके से? नहीं सर, एज ए रजिस्टर्ड ऑटोनॉमस बॉडी मेरी इच्छा है मैं कुछ भी इवेंट कराऊं, कहीं भी कराऊं। आपका मेरा लेना देना बस नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के स्टेटस तक का है, जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के अंतर्गत आता है। बियॉन्ड दैट, ना आपका कोई लोकस बनता है मेरे साथ, ना आपका कोई लीगल राइट है मेरे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का। आप कोई नहीं होते हो। सर ये जो प्रैक्टिस चला है ना, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी देखने को मिलता है कि कई बार, आई शुड नॉट से दिस ऑन रिकॉर्ड, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेमैन लैंग्वेज में। स्पोर्ट्स फेडरेशन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड में और प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पोजीशन में रहने के लिए, अपनी लॉबी बैठाने के लिए मारा मारी चलती रहती है, सीधी भाषा में बोलूं तो। अब उसमें यह है कि इलेक्शन चुनाव होते हैं, स्पोर्ट्स कोड के दायरे में होते हैं, आप में दम है तो आप जो भी नीति अपनाना है, चाणक्य नीति अपनाओ, मैकियावेलियन नीति अपनाओ, आप जीत जाओ और आ जाओ चुनाव में। अगर आप हार गए तो आपके कुछ लोग बैठे रहते हैं ऊपर के संस्थाओं में, आप क्या करते हो फिर, एडहॉक कमेटी के गेम्स खेलने लग जाते हो। आईओ के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है एडहॉक कमेटी बनाने के लिए, ठीक है मान लिया। लेकिन आईओएबी इज नोबडी टू इंटरफियर इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एन ऑटोनोमस सोसाइटी। एक संस्था जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज के एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, उनके इलेक्शन के मामले में हस्तक्षेप देने वाले आप कोई नहीं होते हो। आप ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हो अजी हम आईओ का मेंबरशिप आपका टर्मिनेट कर देंगे। करिए, आपको रीजनेबल ग्राउंड चाहिए, फिर तो वो इट सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट। फिर मैं कोर्ट लेके जाऊंगा आपको कि आपने क्यों टर्मिनेट कर दिया। अगर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को इतने रीजनेबल ग्राउंड्स मिले थे, तो आप ऑन रिकॉर्ड एनएसएफ का स्टेटस खारिज करो ना। द मोमेंट यू डू दैट, डब्ल्यूएफआई अगले दिन फाइल करके तीसरे दिन खड़े हो जाएगा कोर्ट के सामने, बोलेगा कि एनएसएफ का स्टेटस जो मेरा खारिज हुआ है वो किस ग्राउंड पे हुआ है ये प्रूफ करो।
और WFI के पास भी एक रीजनेबल ग्राउंड था नेशनल्स कराने के लिए, वो किसी भी पर्पज से कराएं, वो उनका अंतर्गत अंदरूनी मामला है, जो मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं रिपीटेटिव भी हो रहा हूं, पर वो उनका इंटरनल मैटर है। उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी और उनकी जनरल बॉडी का मामला है। WFI के कॉन्स्टिट्यूशन में भी AGM होता है, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग भी होती है, इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव मीटिंग काउंसिल मीटिंग भी होती है। ये सब उनके इंटरनल डिस्प्यूट्स है। जब पूरा का पूरा WFI के लोग सहमत है, सारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर सहमत है कि अजी हमें नेशनल्स कराना है, तो आप कौन होते हो रोकने वाले? अच्छा सर, इसमें एक और पॉइंट भी है, मैं बताता हूँ। हाँ जी जी बोलिए। जी नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड में ये भी लिखा गया है कि जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, वो कौन से नेशनल्स कराने वाले हैं, उनके कैलेंडर इवेंट जो है वो पहले से सबमिट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को। ये कोड में लिखा हुआ है। हमने कर दिया, नहीं करा, वो रीजंस होते हैं कि आप हमें शो कॉज नोटिस दिखाओ, हम अपने रीजंस जताएंगे कि हमने अब तक क्यों नहीं किया। क्या हम एक्स दिनों की जगह पे वाई दिनों के अंदर करा रहे हैं क्योंकि हमारी इमरजेंसी है, बच्चों का करियर बिगड़ सकता है। तो हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है स्पोर्ट्स कोटा में, मेरा 1 साल का सर्टिफिकेट अगर किसी बच्चे का नहीं रहेगा, अगर जो कंसिडर नहीं होगा, वो स्पोर्ट्स कोटा में नहीं ले पाएगा एडमिशन। इनफैक्ट हर महीने एडमिशन के सीजन में दिल्ली हाई कोर्ट भरा होता है उन पिटिशन से एथलीट्स के बच्चों के, जो बोलते हैं कि अजी हमें तो सर्टिफिकेट अपने फेडरेशन से नहीं मिला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले मान नहीं रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? अजी ये फलाना चैंपियनशिप को यूनिवर्सिटी नेशनल्स में गिन नहीं रही है, मेरी क्या गलती है? तो ये सारे मसले रहते हैं। बच्चे जितने भी एथलीट बनते हैं, एक एक चैंपियनशिप उनके लिए मैटर करता है, उनके करियर एज एथलीट एंड अदरवाइज एज वेल। किसी के नौकरी की बात होती है, किसी की स्कॉलरशिप की बात होती है, किसी के कॉलेज में स्कूल में स्कॉलरशिप और एडमिशन की बात होती है। तो WFA का रैशनल ये रहा होगा कि हमने साल भर जो बर्बाद किया है, एक पूरा एकेडमिक या फाइनेंशियल ईयर टेन्योर जो है एथलीट्स का बर्बाद ना होने दे। ये उनका रीजनेबल ग्राउंड था। अब ये रीजनेबल है कि नहीं, वो भी इंटरनल डिसीजन है WFA का। उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कुछ नहीं कर पाएगी या बोल पाएगी। तो कमिटी का तो कोई लीगल अस्तित्व है नहीं सर। अच्छा सिद्धांत, मुझे एक बात बताइए, आपकी बातचीत से मुझे लगता है तो फिर इसका मतलब आप WFI को खेल मंत्रालय के इस निलंबन के खिलाफ कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। मैं मान ही नहीं रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा कोई ऑथोरिटी ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है। आपने अच्छा निलंबन दैट क्या किया मीन्स है? जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में आप घुसने वाले होते कौन हो? आप मेरे को इसका मतलब स्पोर्ट्स कोड के अंतर्गत मेरा NSF का स्टेटस आप खारिज कर सकते हो, आप इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, इसका मतलब जो जी संजय सिंह बबलू इस निलंबन को और इस एडॉक कमेटी को डिफाई कर रहे हैं, वो राइटफुली ठीक है। अब मुझे एक चीज और बिल्कुल। बताइए, 28 जनवरी को उन्होंने नेशनल्स डिक्लेयर कर दी हैं। जी चूंकि जितने भी स्टेट यूनिट्स हैं वो तो उनके साथ है ही हैं, तो वो तो उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगी। पूरे 1 साल से सीनियर नेशनल्स नहीं हुए हैं, तो बच्चों में भी बहुत ज्यादा उत्साह रहेगा। करेक्ट। 28 जनवरी को शुरू होके 31 जनवरी तक, 28 29, हाँ 31 जनवरी तक ये नेशनल समाप्त हो जाएंगे। 2 जनवरी को एक और नेशनल एडहॉक कमेटी ने रख दिए हैं। अब सवाल ये कि साहब स्टेट यूनिट्स तो सब अहमदनगर में जाके पार्टिसिपेट करेंगी, तो एडहॉक कमेटी के नेशनल्स में जयपुर में कौन जाएगा? पहला सर मैं सवाल। एथलीट्स को दूसरा दो। सवाल, जी अच्छा दूसरा सवाल, जी सर। जी अच्छा हाँ पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब पहले ही अहमदनगर में नेशनल हो चुके हैं, 31 जी को खत्म हुआ है, तो 2 तारीख को जयपुर कौन जाएगा? और कोई स्टेट यूनिट जयपुर में अपनी टीम भेजेगी ही नहीं, वो एडॉक कमेटी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते वो लोग। करेक्ट सर। सर मैं इसमें दो सवाल बोलना चाहूंगा जो एथलीट्स को कंसिडर करना चाहिए और सबको भी, कि आपकी पेरेंट बॉडी या संस्था कुश्ती को लेके कौन है? वो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जी क्यों है? क्योंकि UWW किसको रिकॉग्नाइज करता है?
क्या वो एडहॉक कमेटी को रिकॉग्नाइज कर रहा है या डब्ल्यूएफआई को वो कर रहा है? नहीं, डब्ल्यूएफआई को कर रहा है। बिल्कुल। क्या डब्ल्यूएफआई का एनएसएस स्टेटस खारिज कर दिया गया है? नहीं। नो। क्या डब्ल्यूएफआई का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मेंबरशिप खारिज कर दिया गया है? नो। तो डब्ल्यूएफआई जो इवेंट करा रही है उसकी लेजिटिमेसी ज्यादा है। एडहॉक कमिटी इज नोबडी। वो एक पेपर संस्था है जो लेटर हेड में फॉर वॉट एवर रीजन, चाहे वो पॉलिटिकल हॉगवॉश के लिए किया गया हो या पब्लिक को कुछ जताने के लिए किया गया हो या कुछ और पॉलिटिकल लेवल पे कोई डिसीजन लिया गया हो, वो है। उनका लीगल अस्तित्व सर कुछ नहीं है। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल ये आता है कि एडहॉक कमेटी ने ये कहा है कि जब वो नेशनल चैंपियनशिप करा लेंगे तो वो एक नेशनल कोचिंग कैंप लगाएंगे सोनीपत में और पटियाला में। तो जब उनके नेशनल में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा या पार्टिसिपेशन बहुत पुअर होगा, तो आखिर वो नेशनल कोचिंग कैंप में किन बच्चों का नाम भेजेंगे? या नेशनल कोचिंग कैंप अगर जो लगेगा फरवरी की शायद 20 तारीख से लगने वाला है या 10 तारीख से लगने वाला है ओलंपिक की तैयारियों के लिए, या आगे जो भी ओलंपिक क्वालिफायर्स होंगे उसमें टीम फिर कौन भेजेगा? यहाँ ये इंस्ट्रक्शंस जा सकता है कि हम बस उन एथलीट को कंसिडर करेंगे ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि आईओए का भी इंटरफेरेंस अब तक आ चुका है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, कि हम इस नेशनल्स पे जीते हुए एथलीट्स को कंसिडर करेंगे ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए या गेम्स के लिए। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होता है सर। आप ये बताइए, कमिटी से जीते हुए बच्चे जो है कमिटी के चैंपियनशिप से, क्या वो यूडब्ल्यूडब्ल्यू एक्सेप्ट करेगा उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए? अनलेस एंड अनटिल जो है डब्ल्यूएफआई नाम ना दे इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करने वाला है वर्ल्ड चैंपियनशिप में यूडब्ल्यूडब्ल्यू के इवेंट्स में। यूडब्ल्यूडब्ल्यू किससे जवाब मांगता है? डब्ल्यूएफआई से मांगता है ना, या कि एडहॉक कमिटी से मांगता है? नहीं। जब यूडब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यूएफआई की बात सुनता है तो ओलंपिक में ज्यादा जो है प्रोबेबिलिटी और लीगैलिटी किसकी एस्टेब्लिश होती है? डब्ल्यूएफआई की। एकदम सरल सा उसका डिडक्शन है। ओलंपिक में अगर कोई संस्था भेजती है ओलंपिक खेलने के लिए जिसको यूडब्ल्यूडब्ल्यू ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, तो आपकी क्या लेजिटिमेसी बची फिर? तो सिद्धार्थ मुझे ये बताइए, एज लॉ एक्सपर्ट आप इन सब चीजों की कानूनी दावपेच को समझते हैं, तो अब कुश्ती संघ में जो ये जो घमासान मचा है, जी तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका क्या हल है? ये डिस्प्यूट अभी कितने दिन और चलेगा? हमारे बेचारे जूनियर रेसलर्स क्या करें? सर, जूनियर रेसलर्स को जब तक डब्ल्यूएफआई का स्टेटस खारिज नहीं होता है या यूडब्ल्यूडब्ल्यू ये ना बोलती है कि मैं डब्ल्यूएफआई को अपना अफिलिएट मेंबर नहीं मानता हूं, उनको डब्ल्यूएफआई के साथ ही रहना चाहिए। क्योंकि चांसेस ज्यादा है कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू बोले कि भाई मैं एडहॉक कमेटी के किए हुए चैंपियनशिप को क्यों मान्यता दूं, जब वो मेरा मेंबर अफिलिएट ही नहीं है तो उसका अस्तित्व क्या है उस चैंपियनशिप का? मैं अगर इंडिया से कुश्ती वालों को अपने रैंकिंग चार्ट में डालूं, यूडब्ल्यूडब्ल्यू बोलता है कल को, तो मैं किसके कहने पे डालूं? मेरा वेरिफिकेशन करेगा कौन उन एथलीट्स का? वो डब्ल्यूएफआई है। उसकी मान्यता अब तक हटी नहीं है। ना डब्ल्यूएफआई का एनएसएफ का मान्यता हटा है, ना आईओए मेंबरशिप का मान्यता हटा है, ना यूडब्ल्यूडब्ल्यू का हटा है। ये तीन बेसिक चीजें हैं जो हम लोग अगर कंसिडर करते हैं तो हमें अपना जवाब हर मसले में मिल जाएगा। बाकी जो भी हो रहा है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव नॉनसेंस है, जो किसी भी एक्स वाई जी पॉलिटिकल पर्पस या किसी भी पर्पस से हो रहा हो, वो बाकी सब चीजें नॉनसेंस है। कल को आप अगर कोर्ट भी जाते हो, जो कोर्ट का रवैया रहा है इन सब मसलों को लेके कई नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के मामलों में, कोर्ट क्या करती है, वो कोई रिटायर्ड जज साहब और किसी और को बैठा के बोलती है कि एमआईएस दो नाम दे दो, आईओए दो नाम दे दो, और हमें एक रिटायर्ड जज बैठा देते हैं और हमें कोर्ट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर बैठा देते हैं। वो घुस जाती है। तो वो भी कोई सोल्यूशन है नहीं,
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको बात तो माननी पड़ेगी यूडब्ल्यूडब्ल्यू की। आपको याद होगा सर, जब पीटी उषा जी आने से पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लेके इतना तमाशा हुआ था हर लेवल पे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह। एट द एंड ऑफ द डे उनको कॉन्फ्रेंस किसके साथ करनी पड़ी? आईओसी के साथ जाके। फुटबॉल में क्या हुआ था? बॉक्सिंग में क्या हुआ था जब एमेटर संस्था एक बार खारिज हो चुकी थी? बॉक्सिंग तो अभी नहीं आई है, अजय सिंह जी से पहले जो संस्था थी जिनका रिकॉग्निशन इंटरनेशनल बॉडी ने खारिज किया था, उसमें भी क्या हुआ था? तो रूल ऑफ द लॉ एज ऑफ टुडे इट स्टैंड्स कि जिसको इंटरनेशनल संस्था मान्यता देगी वही लेजिटिमेट है। क्योंकि आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप, अपने रैंकिंग लिस्ट, उस गेम्स में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करना है, और आईओसी के साथ जो आपका रिकॉग्निशन फैक्टर है, उन सबका प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी होता है इंटरनेशनल संस्था जो रहती है किसी भी स्पोर्ट का। तो वो जिसको लेजिटिमेट बोलेगी वही लेजिटिमेट है। और कुश्ती के संबंधित आज के तारीख में वो डब्ल्यूएफआई को लेजिटिमेसी दे रही है, ना ही किसी एडॉक कमेटी को, ना ही किसी और को। तो एनी क्लोजिंग रिमार्क, क्योंकि नाउ आई वुड लाइक टू वाइंड अप दिस डिस्कशन, तो आप कुछ जी अंत सर। में कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं एथलीट्स को बस इतना पहुंचाना चाहता हूँ मैसेज आपके जरिए कि जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्टेटस यूडब्ल्यूडब्ल्यू के साथ चेंज नहीं हुआ है, आपको अगर अपनी करियर की चिंता है तो आप डब्ल्यूएफआई के साथ ही रहिए। उनके किए गए इवेंट्स पे ध्यान दीजिए। उनके जो इलेक्टेड बॉडी है, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता है किसी जुडिशियल ऑर्डर से, अब तक कोर्ट का इंटरफेरेंस आया नहीं है सर, तब तक डब्ल्यूएफआई ही आपकी पेरेंट बॉडी है। क्योंकि आप किसी और इवेंट में हिस्सा लेंगे तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू उसको कोई मान्यता नहीं देने वाला है। जी, तो फाइनली डब्ल्यूएफआई ही असली संस्था है। पहलवानों को डब्ल्यूएफआई के साथ ही रहना चाहिए जब तक कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यूएफआई को रिकॉग्नाइज कर रही है। उसका नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा खारिज नहीं हुआ है या उसको आईओए ने डिसएफिलिएट नहीं किया है। तो साहब ये थे करेक्ट सर। सिद्धार्थ नायक साहब। सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों को बहुत सारी कानूनी बातें बताई। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। मुझे पक्का, अब मुझे विश्वास है कि मेरे दर्शकों को, मैं सभी पहलवानों को, सभी कोचेस को, सभी खेल कुश्ती प्रेमियों को ये आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इससे कानूनी जो दाव पेच हैं वो क्लियर होते हैं। तो सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूरत पड़ेगी तो आपको फिर मैं इनवाइट करूंगा इसी तरह हमको ठीक है। एनलाइटन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच प्रणाम सिद्धार्थ, सर। थैंक यू। जी जी।